नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौमार व्रत का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है नवजात शिशु परिचर्या। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया गया है, शिशु शब्द का अर्थ नवजात और परिचर्या शब्द का अर्थ जो है वो है देखभाल। तो शिशु मतलब कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उससे यहाँ पर लिया गया है, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। और परिचर्या मतलब उसकी देखभाल, ठीक है, उसकी देखभाल अपन को कैसे करनी है, नवजात शिशु परिचर्या, ठीक है। शिशु परिचर्या बेहतर संतान के लिए समग्र दृष्टिकोण द्वारा नवजात शिशुओं और बालक का पालन पोषण और स्वस्थ पालन पोषण के प्रत्येक पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है। तो नवजात शिशु परिचर्या है, इसमें क्या करना है अपन को, जो बालक है उसके पालन पोषण पर ध्यान देना है, उसके स्वास्थ्य के लिए क्या पालन पोषण करना है, उसमें क्या सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब कि सबसे पहले कौन सा कर्म कराना है, उसके बाद क्या कराना है, ये पूरी परिचर्या के मतलब कि ध्यान में अपन को रख के उसका पालन पोषण करना है, ठीक है। नवजात शिशु परिचर्या के विभिन्न क्रमों का क्रम संहिता में अलग अलग उल्लेखित है। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग इसका क्रम बताया कि पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद में क्या करना चाहिए। ये पूरा सीक्वेंस में आगे लिखा हुआ है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। समानता की दृष्टि से आधुनिक काल के लिए किए जा रहे नवजात शिशु परिचर्या का आधार वही है, परंतु क्रम भिन्न भिन्न है। सबका आधार बेसिस तो वही है, लेकिन यहाँ पर जो सीक्वेंस है, पहले क्या करना है उसके बाद में क्या करना है, वो अलग अलग बताया है। अलग अलग आचार्यों ने भी अलग बताया, और आधुनिक काल में जो मॉडर्न एरा है यहाँ पर भी थोड़ा अलग चलता है, ठीक है। सबसे पहले चरक जी ने क्या बताया, सबसे पहले चरक जी प्राण प्रत्यागमन, स्नान, मुख विशोधन, गर्भोदक, वमन, नाल छेदन, जात कर्म और रक्षा कर्म, ये सीक्वेंस चरक जी ने बताया। क्या बताया, प्राण प्रत्यागमन, स्नान, मुख विशोधन, गर्भोदक, वमन, नाल छेदन, जाति कर्म, रक्षा कर्म, ठीक है। सुश्रुत जी क्या बताते, उल्वा परिमार्जन, मुख विशोधन, पीछू धारण, नाल छेदन, जात कर्म और स्नान, ठीक है। और वाग्भट जी क्या बताते हैं, उल्वा परिमार्जन, प्राण प्रत्यागमन, नाल छेदन, स्नान, पीछू धारण, स्वर्ण प्राशन, गर्भोदक, वमन और जात कर्म। इसके बाद में सबसे पहले चलते हैं अपन प्राण प्रत्यागमन पे। तो अपन चरक के हिसाब से देखने वाले हैं, आचार्य चरक जी ने क्या क्या सीक्वेंस बताया है। प्राण प्रत्यागमन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो प्राण प्रत्यागमन जो है, आचार्य चरक ने अपरापतन के पश्चात प्राण प्रत्यागमन के द्वारा प्रसव से क्लेशित शिशु के प्राण का आगमनार्थ निम्न क्रियाएं निर्देशित किए। तो जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो नया बालक जो जन्म लिया है, उसमें अपन को प्राण प्रत्यागमन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें 2 पत्थर से कर्ण के पास ध्वनि उत्पन्न करना है। तो 2 पत्थर लेना है, उससे जो बालक है उसके कर्ण के पास ध्वनि उत्पन्न करना है, जिससे कि उसका जो आचार्यों ने जो भी दिमाग लगाया कि मे बी पॉसिबल कि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। तो ध्वनि से अपन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, वैसा टाइप का कुछ होगा वहाँ पर, ठीक है। शीत या उष्ण जल से मुख पर सिंचन करना है। तो शीत या उष्ण जल से अगर कोई मे बी पॉसिबल जो बेहोश वगैरह हो जाता है, उसमें अपन क्या करते हैं, शीत या उष्ण जल से अपन सिंचन करते हैं। वैसे ही यहाँ पर शीत या उष्ण जल से सिंचन करना है, ठीक है। कृष्ण कपालिका निर्मित सूप से वायु प्रवाहित करना जब तक कि श्वास प्रश्वास आदि चेष्टाएं पुनः उत्पन्न ना हो जाए। तो कृष्ण कपिल वर्ण का जो सूप है, ठीक है, उससे अपन को इसको वायु देना है। कब तक के देना है, जब तक कि उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तब जब तक कि वो एक्टिवेट ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद में अष्टांग हृदय कार्य प्रसवित बालक के उल्वा को सेंध और घृत से साफ करने का बताया है। तो आचार्य जो है, जो हृदय कार्य अष्टांग हृदय कार्य है, वो सबसे पहले जो उल्वा है उसको सेंध और घृत से साफ करने का निर्देश देते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या क्रियाएं बताते हैं, ये प्रसव से क्लेश
क्योंकि जब ड्यूरिंग डिलीवरी वहाँ पर बालक में भी क्लेश उत्पन्न हो जाएगा, तो वहाँ पर अपन को बला तेल से सिंचन करने का विधान बताते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले सेंधव और ग्रस से अपन ने उल्वा को साफ कर लिया, उसके बाद में बला तेल से बालक को का सिंचन कर दिया। और 2 पत्थर को कर्ण के पास ध्वनि उत्पन्न करना, ये चरक जी की जैसा ही बताया कि पत्थर से अपन को 2 पत्थर से वहाँ पर ध्वनि उत्पन्न करना है उसके कान में। दक्षिण कर्ण में मंत्र उच्चारण, ये नई चीज़ बता रहे कि दक्षिण कर्ण में उसके मंत्र का उच्चारण करना है। ठीक है, इसके बाद में अष्टांग संग्रहकार ने प्रसवित क्लेशित से उत्पन्न लक्षण यहाँ पर जो बताया है, उस लक्षण का जो उल्लेखन किया है यहाँ पर वो देखते हैं। अष्टांग संग्रहकार बता रहे कि वहाँ पर अगर प्रसव में क्लेशित जो बालक है उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो देखो, अति प्रबल मोह तथा ज्वर से पीड़ित होना। तो जो बालक हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मोहित और ज्वर उसको उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, क्लेश से अनुरूप रोदन में असमर्थ, क्योंकि वहाँ पर वो क्लेश से अनुरूप हो गया है, तो नॉर्मली तो बच्चा तो क्राई करता है आने के बाद, लेकिन अगर वहाँ पर बहुत क्लेशित हो गया है तो वो बाहर आके नहीं रोएगा। ठीक है, शरीर में धातुओं में अस्थिरता होना, तो उसकी जो अस्थियाँ है, जो उसकी संधियाँ है, वहाँ पर उसमें अस्थिरता देखने को मिल सकती है। ठीक है, यौवन आदि अवस्थाओं का अनुभव न होना। ठीक है, हस्त वस्त्र आदि के स्पर्श का आरिवत अनुभव होना, तो हस्त वस्त्र आदि के जो स्पर्श है उसका दुश्मन जैसे अनुभव होना। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे कि वो अपने हाथ पैर इधर उधर मारेगा, जो उसको वस्त्र पहनाए जाएंगे उसको फेंक देगा, तो उसको दुश्मन की जैसे अनुभव करेगा, दुश्मन की जैसे फील करेगा। ठीक है, अंगों को इधर उधर फेंकना, देखो अंगों को भी इधर उधर फेंकेगा, मतलब क्यों मूवमेंट करेगा, अपने अंगों को इधर उधर फेंकेगा। मृत्यु सदृश कष्ट का अनुभव, उसको लगेगा कि उसकी मृत्यु होने वाली, अपन को ऐसा लगेगा कि उसकी मृत्यु होने वाली है, वो वैसा मतलब कि कष्ट उसको भोगेगा। नियोनेटल रेसिसिटेशन, तो अपन को इसका आप यहाँ पे मॉडर्न देखना है, तो इसके मॉडर्न में सबसे पहले क्या बताते हैं, द फ्यू सेकेंड्स ऑफ द लाइफ इज कंसिडर्ड क्रूशियल फॉर नॉर्मल न्यू बॉर्न सर्वाइवल। तो जो फ्यू सेकेंड्स है ना वहाँ पर कि जब उसका बर्थ हुआ है, तो जो फ्यू सेकेंड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके सर्वाइवल के लिए। अकॉर्डिंग टू गोल्डन मिनट कंसेप्ट, इफ by the end of 1 minute of initial step of stabilization the newborn is non-stable, the assisted ventilation should be initiated। तो अगर वहाँ पर जो न्यूबॉर्न बेबी है अगर वो स्टेबल नहीं हो पाए हैं तो वहाँ पर अपन को वेंटिलेटर का भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो जो गोल्डन मिनट कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो शुरू का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने नीचे गोल्डन मिनट कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजी का यहाँ पर वर्णन किया है। ये गोल्डन मिनट स्ट्रेटजी क्या है, इट सीक्स टू स्टैंडर्डाइज द सीरीज ऑफ प्रोसीजर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टू डील विद क्रिटिकल सेकेंड्स ऑफ इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द न्यूबॉर्न। तो कुछ ही प्रोसीजर्स है, कुछ सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स है जो कि अपन को बर्थ के बाद करना है फॉर सर्वाइवल ऑफ द चाइल्ड या फिर बेबी। ठीक है, इनिशियल स्टेप ऑफ स्टेबलाइजेशन, सबसे पहले अपन को क्या करना है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, बालक को स्टेबलाइज करने के अपन को क्या, द बेबी शुड बी रिसीव इन दी प्री वार्म्ड शीट एंड ही हेड इज कीप स्लाइटली लो। तो प्री वार्म्ड शिफ्ट में अपन को रखना है और उसका जो हेड है उसको थोड़ा सा नीचे रखना है। ठीक है, द बेबी शुड बी प्लेस सुपाइन विथ हेड इन न्यूरल पोजिशन अंडर द रेडिएंट वार्म टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए अपन को उसको सुपाइन पोजीशन में रखना है और नर्व को मतलब कि उसका जो हेड है उसको अपन को न्यूरल पोजीशन में रखना है। द ओरल एंड नेसोफेरेंशियल कैविटी शुड बी क्लियर्ड विद जेंटली intermediation section in an order with help of thin 10 FR सक्शन कैथेटर। तो 10 FR सक्शन कैथेटर से अपन को उसका जो
नेसल वाला पैसेज जो उसका ओरल नेसोफेरेंजिस कैविटी है उसको अपन को क्लीन कर लेना है। कैसे? 10 FR सक्शन से। द ऑर्डर ऑफ क्लीनिंग इज, सबसे पहले किसको क्लीन करना है? माउथ, ओरोफेरिंक्स, उसके बाद में हाइपोफेरिंक्स और नोज। तो नोज को अपन को सबसे एंड में उसको क्लियर करना है। सबसे पहले अपन को उसका माउथ, फिर ओरोफेरिंक्स, फिर हाइपोफेरिंक्स और उसके बाद में फिर सबसे लास्ट में नोज को करना है। द नोज शुड नॉट बी क्लियर और सक्ड फर्स्ट। देखो यहाँ पर लिखा भी है, उसको फर्स्ट में नहीं करना है, सबसे पहले माउथ को करना है। नोज को सबसे एंड में करना है, फर्स्ट में क्यों नहीं करना है? दिस लीड टू रिफ्लेक्स ब्रीदिंग विथ रिस्क ऑफ एस्पायरेशन ऑफ सक्शन कंटेंट्स इन ओरल कैविटी। तो यहाँ पर रिस्क हो सकता है कि वहाँ पर कुछ रिफ्लेक्स आ जाए ब्रीथिंग वाला, तो वो एस्पायरेशन का रिस्क बढ़ा देगा। ठीक है, टू सिक्रीट कंटेंट्स ऑफ इन दी ओरल कैविटी, जो कि ओरल कैविटी में वहाँ पर ब्लॉकेज कर देगा। दी बेबी शुड बी ड्राइड इफेक्टिवली एंड वेट लाइन शुड बी रिप्लेस्ड बाय ड्राइड एंड वार्म वन। हेड मस्ट बी इफेक्टिवली ड्राइड। तो जब वहाँ पर अपन को उसमें ड्राइनेस लानी है, ड्राइनेस क्योंकि अपन ने उसको थैली में से निकाला है, जो फ्लूइड था वहाँ पर उसको थोड़ा ड्राई कर लेना है। ठीक है, और उसका स्पेशली ड्राइनेस कहाँ पर लानी है अपन को? उसके हेड में, क्योंकि हेड बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, इसके बाद में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग एंड द सेक्शनिंग इफेक्टिवली स्टिमुलेट कैन बी गिवन टू इनिशिएट ब्रीदिंग इज मोर न्यू बॉर्न बेबीज। जब अपन उसमें ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, सक्शन इफेक्टिवली स्टिमुलेट कैन बी गिवन टू इनिशिएट ब्रीदिंग, तो वहाँ पर अपन को ब्रीदिंग भी उसमें इनिशिएट करनी है इन द न्यू बॉर्न बेबी। इफ एन इन्फेंट इज नॉट ब्रीदिंग, अगर मे बी पॉसिबल कि वहाँ पर उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर ब्रीदिंग इनिशिएट नहीं हो पा रही है और हिज ब्रीदिंग एफर्ट्स आर स्लोजिस्ट, he should be stimulating by fletching the stick and rubbing the back। तो उसकी जो बैक है अपन को वहाँ पर रब करना है। ठीक है, आराम आराम से वहाँ पर रब करना है, तो वहाँ पर मे भी पॉसिबल कि उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाए। द न्यूनेटल इज इवेल्ड एवरी 30 seconds फॉर रेस्पिरेशन, हार्ट रेट एंड कलर और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, न्यूनेटल इज इवॉल्व एवरी 30 सेकेंड, हर 30 सेकेंड में अपन को उसको देखना है, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट और उसका कलर। ठीक है, TABC ऑफ रेसिसिटेशन। तो TABC का फुल फॉर्म क्या है? देखो, T फॉर टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ वार्म। तो अपन को उसका सबसे पहले टेम्परेचर मेंटेन करते हुए चलना है, टेम्परेचर मेंटेन करते हुए चलना है। A से एयर, एयरवे, पोटेंस ऑफ एयरवे इज इस्टेब्लिश एंड मेंटेन्ड बाय पोजीशन ऑफ न्यूनेटल। तो अपन को सबसे पहले उसकी पोजीशन सेट करनी है। ठीक है, इट में भी पॉसिबल अगर वो उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अगर मे बी पॉसिबल वहाँ पर उसकी पोजीशन ही कुछ ऐसी है कि वो ब्लॉकेज वाली पोजीशन में आ गया है, तो वहाँ पर उसकी अपन को पोजीशन को सही करना है। नेजल और ओरोफेरेंजियल सस्टिटी और एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, इन तीनों चीज़ों से अपन को उसका एयरवे को क्योर करना है, मतलब कि सही पोजीशन में लाना है, उसका नेसोओरोफेरेंजियल सब्स्टिट्यूशन करना है और एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करना है। बी फॉर ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी इज इस्टेब्लिश्ड बाय ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे करनी है? अपन को उसके टेंटिकल स्टिमुलेशन कराना है। ठीक है, टेंटिकल स्टिमुलेशन कराना है। कैसे कराएंगे अपन? फ्लिक्टिंग दी फूट, रबिंग दी बैक, इन सब से अपन को टेंटिकल स्टिमुलेशन कराना है। रब, बैक को रब करने से उसकी टेंटिकल स्टिमुलेशन होगा और उसकी ब्रीदिंग प्रॉपर चलने लगेगी। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, बैग्स एंड मास्क, यहाँ पर वो आर्टिफिशियल तरीका बता रहे हैं कि अपन को उसमें बैग्स एंड मास्क का यूज़ करना है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करना है। सी फॉर सर्कुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अपन को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर अपन को इसकी जो चेस्ट को कंप्रेस करना है एंड कुछ मेडिसिन का अपन को इसमें प्रयोग करना है। ठीक है,
मुख विशोधन एवं पिछुधारण। ठीक है, जो सेकंड चीज प्राण प्रत्यागमन हो गया, यहाँ पर प्राण प्रत्यागमन का अपन ने मॉडर्न एस्पेक्ट भी देख लिया। अब यहाँ पर आता है मुख विशोधन और पिछुधारण। तो आचार्य चरक क्या बताते हैं, नख कटे हुए अंगुली के ऊपर स्वच्छ स्वस्थ रुई लपेट कर अपन को क्या करना है, तालु, ओष्ठ, कंठ एवं जीवा को क्रमशः साफ करना है और तालु पर स्नेह लिप्त पीछू रखने का निर्देश इन्हें दिया है। तो सबसे पहले अपन को अपने जो हाथ के जो नाखून है वो कटे रहने चाहिए, उस पे अपन को अंगुली से जो रुई होती है ना, रुई को लपेट कर अपन को तालु, ओष्ठ, कंठ और जीवा को क्रमशः साफ करना है। तालु सबसे हो गया, जो अपना पैलेट है उसको साफ कर लिया, कंठ हो गया उसको साफ कर लिया, ओष्ठ हो गया उसको साफ कर लिया, और उसको अपन को स्नेह लिप्त करके अपन को उसको पीछू धारण करा देना है तालु पर। इसके बाद में आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं, जात कर्म के सर्वप्रथम सेंधव सर्पी से मुख का शोधन कर घृत लिप्त घृत कौन सा होना चाहिए, बला तेल, ये दोनों में से कोई होना चाहिए। ठीक है, घृताक या फिर बला तेल, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। ठीक है, पीछू मूर्धा पर रखने का निर्देश दिया गया है। तो जात कर्म हो गया, जात कर्म के पश्चात अपन को उसको सेंधव घृत से मुख का शोधन कर दिया, उसके बाद में घृत लिप्त जो पीछू है उसका अपन को वहाँ पर उसके मूर्धा पे यहाँ पर धारण करने का बता रहे हैं। यहाँ पर तालु पे बताया था, यहाँ पर ये मूर्धा पर बता रहे हैं। इसके बाद में उल्वक परिमार्जन का अर्थ है जरायु विशोधन, अर्थात जरायु को हटाना। तो जो उसकी एम्बिलिकल कॉर्ड है उसको हटाना, जरायु विशोधन। जात कर्म जन्मोपरांत शिशु के शरीर पर लिप्त उल्वा, दैट इज जरायु को सेंधव सर्पी द्वारा साफ करने का निर्देश दिया है। तो सेंधव सर्पी से यहाँ पर साफ करने का निर्देश ये देते हैं। ये तो अपन ने पढ़ा था, अष्टांग हृदयकार ने भी दिया था। तो नाल छेदन क्या है इसके बाद में, आचार्य चरक के अनुसार नाभि से 8 अंगुली छोड़कर नाभि नाल पर चिन्ह लगाने तथा जिस स्थान पर छेदन करना हो उसे दोनों ओर से पकड़कर तीक्ष्ण स्वर्ण, रजत, लोह किसी एक धातु से निर्मित अर्धधार वाले शस्त्र से काटने का निर्देश करते हैं। तो आचार्य चरक जी क्या बताते हैं कि जो नाभि नाल है उसकी नाभि के 8 अंगुल छोड़कर नाभि नाल पर चिन्ह लगाना है अपन को। ठीक है, 8 अंगुली छोड़ दी अपन ने, वहां पर चिन्ह लगा लिया और उस स्थान पर छेदन करना है उसको, और जिस स्थान पर अपन को वहां पर छेदन करना है वहां पर अपन को कैसे शस्त्र का यूज करना है, अर्धधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धधार वाले शस्त्र का यूज करना है। और वो कैसे, स्वर्ण, रजत, लोहे आदि धातुओं का बना होना चाहिए। पुनः नाभि के संलग्न कटे हुए भाग के अग्रभाग में सूत्र बांधकर बालक के कंठ में बांध देने का निर्देश दिया है। तो जो नाभि के संलग्न जो कटा हुआ भाग है, ठीक है, नाभि के पास जो उसका जो कटा हुआ भाग है वहाँ पर अपन को सूत्र से बांधकर बालक के कंठ में अपन को बांध देना है। ठीक है, बालक के कंठ में अपन ने वो नाभि नाल बांध दी। तो नाभि में अगर पाक हो गया, मे बी पॉसिबल कि नाभि में उसके पाक हो गया है, नाभि में पाक होने की स्थिति में लोद्र, प्रियांगु, देवदारू, हरिद्रा कल्क से सिद्ध तेल का अभ्यंग करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मे बी पॉसिबल वहाँ पर पाक हो गया है ना, तो वहाँ पर अपन को लोद्र, प्रियांगु, देवदारू, हरिद्रा, इनसे सिद्ध तेल का अभ्यंग इनमें कराना है। नाभि में पक्व होने के स्थिति में लोद्र, प्रियांगु, ये पॉइंट यहाँ पर रिपीट हो चुका है, इसका अभ्यंग का निर्देश किया है। इन्हीं द्रव्यों के चूर्ण का पके हुए भाग पर अवचूर्ण करे
यह नाड़ी कल्पना की उचित विधि है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत क्या मानते हैं? आचार्य सुश्रुत ने पिचु धारण के उपरांत नाभि नाल पर 8 अंगुल, यहाँ पर भी ये 8 अंगुल नाभि से दूर नापकर सूत्र से बांधकर शस्त्र से काट देने बालक के गले में तथा उस सूत्र से दूसरे सिरे को बांधने का निर्देश दिया। तो आचार्य सुश्रुत भी ऐसा मानते हैं कि नाभि से 8 अंगुल ऊपर अपन को वहाँ पर काटना है। ठीक है। और सूत्र से बांधकर उसके गले में बांध देना है। ठीक है। आचार्य डल्लन ने उपरोक्त प्रसंग में नाभि बंध के समक्ष विधि का उल्लेख किया है। आचार्य डल्लन कैसा मानते हैं? नाभि नाड़ी खींचकर तथा सूत्र को न अधिक कसा हुआ न अधिक शीतल बांधना है। तो ये यहाँ पर और स्पेसिफिक बता रहे हैं कि और ज़्यादा, मतलब कि डल्लन जी क्या बता रहे हैं कि उसको बहुत ज़्यादा शीतल नहीं बांधना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ढीला नहीं बांधना है और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है। सूत्र के दूसरे सिरे को बालक के गले में बांधकर उसे कुष्ठ तेल के उन्हें अवसिंचन कर बालक को आश्वासित करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर जब उसने उसके सिर में बांध दिया तो वहाँ पर अपन को कुष्ठ तेल का अपन को यूज़ करके अवसिंचन करना है और उसकी जो बालक की अवस्था है उसको नॉर्मल करना है। इसके बाद में अष्टांग हृदयकार ने क्या बताया? अष्टांग हृदयकार ने कुछ अलग बताया है। अष्टांग हृदयकार क्या बताते हैं? प्राण प्रत्यागमन के बाद नवजात के स्वस्थ होने पर नाभि नाल को 4 अंगुली ऊपर बांधकर काट देने का निर्देश दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टांग हृदयकार ने 4 अंगुली ऊपर माना है, बाकी सब 8 अंगुली ऊपर मांग रहे थे, ये 4 अंगुली ऊपर। सूत्र से शेष भाग को एला से लटका दे तथा नाभि पर कुष्ठ तेल का परिचय करें। तो कुष्ठ तेल वाला डल्लन भी बता रहे थे, आचार्य हृदयकार अष्टांग हृदयकार भी बता रहे हैं। इसके बाद में गर्भोदक वमन। तो गर्भ स्थिति में अपन को, मतलब कि जब वो शिशु का बर्थ हो गया वहाँ पर अपन को वमन भी कराना है। तो ये सब नाभि नाल छेदन के बाद में अपन को यहाँ पर वमन का वर्णन यहाँ पर करते हैं। आचार्य चरक के अनुसार प्रसवित शिशु द्वारा पान किए गए गर्भोदक को सेंधव, लवण और घृत चटाकर वमन कराने का निर्देश दिया है। तो सेंधव और लवण को अपन को उनमें चटाकर सेंधव लवण दैट इज है ना, और उसमें घृत के साथ सेंधव लवण चटाकर अपन को उसमें वमन कराना है। आचार्य वाग्भट के अनुसार सेंधव वचा सर्पिशाम वमन, ये तो यहाँ पर आचार्य वाग्भट सेंधव वचा उनने ऐड कर दिया। ठीक है। सेंधव वचा और घृत को चटाकर यहाँ पर वमन कराना है। तो आचार्य वाग्भट ने क्या चीज़ अलग मान दी? वचा यहाँ पर अलग मान दिया, और आचार्य चरक वहाँ पर सेंधव और घृत ही मान रहे हैं। जात कर्म। तो जात कर्म आचार्य चरक ने कैसे माना है? मधु एवं घृत को अभिमंत्रित कर शिशु का लेहन कर दक्षिण स्तन से स्तन्य पान कराने का निर्देश दिया है। तो जो जात कर्म है इसमें क्या कराते हैं अपन? घृत और मधु का सेवन करा के, मतलब कि चटाना है अपन को बालक को, शिशु को, उसका लेहन करके अपन को उसको दक्षिण स्तन से अपन को सबसे पहले स्तन्य पान कराना है। ठीक है। शिशु को शीतल जल से आश्वासित करें। तो इसमें अपन को स्नान कराना है शीतल जल से। ठीक है। मधु, घृत एवं स्वर्ण चूर्ण अनामिका अंगुली से चटाने का निर्देश दिया है। तो जात कर्म में क्या है? मधु, घृत, स्वर्ण चूर्ण को अपन को अनामिका अंगुली से चटाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी अंगुली से? अनामिका अंगुली से। इसके बाद में सुश्रुत क्या बताते हैं? बालकों को शीतल जल से आश्वासित करते उपरांत जात कर्म कराने का निर्देश। तो यहाँ पर स्नान बता रहे हैं ये एक टाइप से। ठीक है। शीतल जल से अपन को उनमें आश्वासित करते हुए इसमें अपन को जात कर्म कराना है। गुंजा प्रमाण के स्वर्ण तथा एवं मधु तथा
सर्पी को बालक के पानी तल प्रमाण के प्रथम दिवस 3 काल में देना चाहिए। तो गूंजा प्रमाण जो रत्ती होती है, गूंजा के प्रमाण का अपन को स्वर्ण, मधु और सर्पी को अपन को बालक को प्रथम दिन चटाना है, ठीक है, और वो भी 3 काल तक, 3 टाइम्स अ डे। दूसरे एवं तीसरे दिन लक्ष्मणा सिद्ध घृत 3 काल में देना चाहिए। तो लक्ष्मणा सिद्ध घृत भी अपन को 3 काल तक के देना है, दूसरे और तीसरे दिन। चौथे दिन प्रातः, मध्यम आदि समय में मधु सर्पी का प्राशन कराना है। चौथे दिन अपन को मध्यम आदि समय में अपन को मधु सर्पी का प्राशन कराना है। इसके पश्चात चौथे दिन के तृतीय पहर में और पंचवें आदि दिन में दोष्ट स्तन्यपान कराना है। मतलब कि चौथे दिन का जो तीसरा पहर है वहाँ पर स्तन्यपान कराना है और 5वें दिन अपन को स्तन्यपान कराना है। चरक ने प्रथम दिन तथा सुश्रुत एवं वाग्भट ने चौथे दिन स्तनपान का निर्देश दिया। तो चरक जो है वो प्रथम दिन ही स्तनपान बता रहे और सुश्रुत और वाग्भट जी जो है वो चौथे 5वें दिन बताते हैं। देखो जो अपन ने पढ़ा है, पहले दिन क्या बताते हैं, ये अभिमंत्रित मधु घृत और अनंत दैट इज स्वर्ण धूर्वा, ये अपन को चटाना है 3 बार। और दूसरे और तीसरे दिन लक्ष्मणा सिद्ध घृत 3 बार चटाना है, ठीक है। और चौथे दिन विषम प्रमाण में घृत और मधु पानीतल, ठीक है, पानीतल प्रमाण में अपन को चटाना है 2 बार। और तत्पश्चात वैसे तो चौथे दिन के तीसरे पहर में ही अपन को स्तनपान स्टार्ट कर देना है और 5वें दिन भी स्तनपान कराना है उसको, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया कि चौथे दिन में अपन को 2 बार विषम प्रमाण में घृत और मधु का सेवन करवाना है। इसके बाद में स्नान। तो आचार्य चरक के अनुसार नवजात शिशु के प्राण प्रत्यागमन के बाद सम्यक रूप से श्वसन प्रश्वास आदि के स्वाभाविक स्नान का ज्ञान कर उसे जल से स्नान कराना। मतलब कि उसको अपन को बल के अनुसार उसके स्नान कराना है कि भाई उसका बल कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली अपन को उसका जो पानी है उसको गर्म करना है, ठंडा करना है, उसके अकॉर्डिंगली अपन को उसको स्नान कराना है। श्वसन आदि मतलब कि जब वो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपरली वर्क करने लगे, ठीक है, तब अपन को उसमें स्नान कराने का इन्हें निर्देश दिया है। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार आचार्य सुश्रुत ने बला तेल अभ्यंग के पश्चात स्नान करने का निर्देश बताया। जब इसका अभ्यंग हो चुका है बला तेल से, उसके बाद स्नान करने का बता रहे। चीर वृक्ष के कषाय, सर्वगंधोदक, स्वर्ण रजत को तप्त कर पुनः उसे बुझा कर मतलब कि सबसे पहले अपन को क्या करना है, चीड़ वृक्ष कषाय लेना है, ठीक है, और अपन को स्वर्ण रजत से अपन को तप्त कर पुनः उसको क्या करना है, वहाँ पर उसमें अपन को बुझाना है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो जल में आ जाएगी, उष्ण जल अथवा कपित्त पत्र कषाय में से निर्मित किसी एक जल से शिशु के जो दोष काल समर्थ के अनुसार अपन को उसके स्नान कराना है। देखो चीर वृक्ष कषाय कौन कौन से, चीर वृक्ष कषाय अश्वत्थ, उदुम्बर, पलक्ष, वट, पारिश, इससे पित्त का शमन होगा। तो अपन को दोष के अकॉर्डिंग वहाँ पर, बल के अकॉर्डिंग वहाँ पर अपन को स्नान कराना है। सर्वगंधोदक, चतुर्जात, कर्पूर, कंकोल, ठीक है, ये सब अपन को वात के लिए, मतलब कि अगर वात प्रधान है तो यहाँ पर उसमें अपन को ऐसे स्नान कराना है। उसमें कपित्त पत्र कषाय में अपन को मतलब कि कफ पित्त नहीं, कपित्त पत्र कषाय होते हैं, ठीक है। तो अगर कफ पित्त की प्रधानता है वहाँ पर तो कपित्त पत्र कषाय का अपन को यूज़ करना है। इसके बाद में रक्षा कर्म। तो चरक ने नामकरण के दिन तक अर्थात 10वें दिन अपन को इसमें रक्षा कर्म कराना है चरक के हिसाब से। और अष्टांग हृदय और संग्रहकार छठी रात्रि में बताते हैं रक्षा कर्म। तो आदानी, खदीर, बंदीर,
पीलू, परूषक इन वृक्षों की शाखाओं को सूतिकागार के चारों ओर लटका दे। तो सूतिकागार जो है उसके चारों ओर अपन को जब रक्षा कर्म कराना है, यहाँ पर चारों ओर इन जो प्लांट्स है इसकी शाखाएं अपन को लटका देनी है। सूतिकागार के चारों ओर एवं आंगन में पीले सरसों, अतीस और चावल के दानों को बिखेर देवे। तो जो सूतिकागार का जो आंगन है वहाँ पर अपन को पीले सरसों, ठीक है, पीले सरसों, अतीस और चावल के दाने अपन को बिखेर देना है। द्वार की चौखट पर मूसली तिरछी अवस्था में रखनी है। तो जो द्वार है वहाँ पर हमको मूसली रखनी है, वो भी तिरछी। इसके बाद में अपन इसके मॉडर्न एस्पेक्ट पे आ जाते हैं। मॉडर्न एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो मॉडर्न एस्पेक्ट क्या है, अपन को प्री टर्म देखना है और पोस्ट टर्म देखना है। तो सबसे पहले जो मॉडर्न जो बेसिक है इसका, द कंपोजिशन ऑफ इसेंशियल द कंपोनेंट ऑफ इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर सर्विस इंक्लूड्स गुड क्वालिटी एटर्नल केयर एट लीस्ट 4 ANC कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, एटलीस्ट एटर्निटी केयर 4 बार होनी चाहिए उसकी। सेफ डिलीवरी जो होनी चाहिए सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज्ड केयर एट बर्थ, प्रमोशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अपन को उसकी हेल्थ कंडीशंस को भी ध्यान देखनी है। अगर वहाँ पर टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, तो उसको भी मेंटेन करना है। उसमें कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी प्रिवेंट करना है। और वहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है, बिकॉज मदर्स के जो मिल्क में जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बालक की ग्रोथ के लिए। केयर एट ऑफ प्री टर्म और पोस्ट टर्म ट्रीटमेंट। तो प्री टर्म में क्या ट्रीटमेंट करना है और पोस्ट टर्म में क्या केयर लेना है अपन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अ प्री टर्म डिलीवरी इज ऑकर एट लेस देन 37 कंप्लीट वीक एट फर्स्ट डे ऑफ टू लास्ट menstrual period. It occur approximately 11% of all birth. तो टोटल 11% ऑफ जो बर्थ है ये प्री टर्म डिलीवरी होती है। तो 37 वीक से पहले ही अगर डिलीवरी हो जा रही है तो वो प्री टर्म डिलीवरी है। मोस्ट बेबी बर्थ वेट मोर देन 1800 ग्राम और बॉर्डर लाइन, और अ लेट बेबी गेस्टेशन में मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 34 वीक कैन बी मैनेज एट होम। ठीक है, अगर इतने से ज़्यादा वेट है तो इसको अपन को घर पे मैनेज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम ऑफ प्री टर्म्स इन्फेंट। तो इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, इनकी दिक्कत क्या है, यहाँ पर में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। पेरीनेटल एस्पेक्सिया, सांस लेने में दिक्कत होगी। हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का लेवल जो है वो कम हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मैनेजमेंट कैसे करेंगे ऑफ लो बर्थ वेट अगर है इसका तो बेबी का, तो यहाँ पर अपन को मैनेजमेंट कैसे करना है। मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबी इन डिलीवरी रूम एंड एक्सपेक्ट रेसिसिटेशन टीम शुड बी, मतलब कि अपन को इसकी वो करनी है, जो एक्सपर्ट टीम है वो सबसे पहले मैनेज करनी है। इसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में मिनिमम हैंडलिंग और नेसल कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर एंड इंक्यूबेशन व्हेन रिक्वायर्ड फॉर प्री टर्म बर्थ। ठीक है, तो एयर पैसेज को भी अपन को मेंटेन करते हुए उसका प्रेशर को भी मेंटेन करना है, और इंक्यूबेशन व्हेन रिक्वायर्ड फॉर प्री टर्म बर्थ, इंक्यूबेशन भी देना है। केयर ऑफ पोस्ट टर्म बेबी, अगर पोस्ट टर्म बेबी का बर्थ हो रहा है, मतलब कि जो जितने टाइम तक की प्रेगनेंसी होनी थी उसके बाद में हो रही है, तो यहाँ पर इन्फेंट बॉर्न एट गेस्टेशन एट मोर देन 42 वीक इज कॉल्ड पोस्ट टर्म। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटा सस्टेन नॉर्मल फीटल ग्रोथ अप टू 42 वीक्स।
ठीक है। अगर 42 वीक्स के बाद में अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो वो पोस्ट टर्म डिलीवरी। आफ्टर दिस इट बिकम डिसफंक्शनिंग टू सपोर्ट द ग्रोथ। तो जो प्लेसेंटा होता है वो नॉर्मली जो होता है वो 42 वीक तक के ही वहाँ पर ग्रो करता है फिटल की ग्रोथ में। इसके बाद में वो डिसफंक्शनेट होता है, वो ग्रोथ में सपोर्ट करना बंद कर देता है। तो वहाँ पर उसका सपोर्ट तो वहाँ पर हट गया, तो उसको बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं निकल पा रहा है बाहर तो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि अंदर से उसको सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है। द वर्निक कैशियोला एंड द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड begins to decrease around 36 week and almost disappear at 41 week of gestation। और जो वहाँ पर जो फ्लूइड है वर्निक्स और जो उसकी जो क्वांटिटी है लिक्विड की वो डिक्रीज होने लगती है 36 वीक से और लगभग ख़त्म ही हो जाती है 41 वीक्स तक। तो अगर 41 वीक्स या फिर 42 वीक्स से भी ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है बच्चे को। तो कॉमन प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स या फिर माल फंक्शनिंग देखने को मिल सकती है। कॉन्टेजिनियस कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, तो जो उसके जो अंग वगैरह जो है वहाँ पर यहाँ पर डिफॉर्मिलिटीज देखने को मिल कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। पेरिनेटल हाइपोक्सिया, म्यूकोनियम एस्पायरेशन, जो म्यूकोनियम होता है वो मे बी पॉसिबल उसने स्वेलो कर लिया, एस्पायर कर लिया। परसिस्टेंस पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यहाँ पर अपन को देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट कैसे करना है? स्ट्रिक्ट मॉनिटराइजिंग द प्लेसेंटा फंक्शनिंग वेयर एवर द प्रेगनेंसी एडवांसेस बियॉन्ड द 41 वीक्स। तो अपन को प्लेसेंटा की जो फंक्शनिंग है वो देखना है अपन को, ठीक है, और इसको प्लेसेंटा की फंक्शनिंग को मॉनिटराइज करना है। वॉच फॉर एनी साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अपन को जो फीटल का जो साइंस है अपन को उसको पहचानना है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूकॉइड अंडर द डायरेक्ट विजन ऑफ लेरिंजियोस्कोप इन द म्यूकोमियम पास्ड इन द यूट्रो, और अर्ली फीडिंग एंड स्क्रीनिंग फॉर ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज, तो अपन को ब्लड ग्लूकोज लेवल भी चेक करना है फटाक से उसका। एप्लीकेशन ऑफ ऑयल मॉइस्चराइजर लोशन टू प्रिवेंट ड्राइनेस एंड डिसकम्फर्टेबल बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्किन, ठीक है। तो अपन को उसके जो स्किन है वहाँ पर अपन को ऑयल का मॉइस्चराइजर का लोकल एप्लीकेशन करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ही अपना कंप्लीट होता है। धन्यवाद।